हेलो स्टूडेंट्स, मैं विनय प्रताप सिंह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार और आपके साथ हूँ। जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि टॉपिक है फोर्सेज एंड लॉज ऑफ मोशन और हमारा क्लास जो है क्लास 9th सब्जेक्ट साइंस, उसके अंदर फिजिक्स। तो बेसिकली हम इस जो चैप्टर जो हम रन कर रहे हैं इस समय रिसेंट में जो हमारा चल रहा है यही चल रहा है। और मैंने इस पर थ्योरी कंप्लीट कर दी थी, न्यूमेरिकल भी कंप्लीट कर दी थी। मैंने लास्ट वीडियो में इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस कराए थे जो कि मैं मेरा मतलब एनसीईआरटी के जो अच्छे क्वेश्चन हैं मैं उनका नाम गोल्ड प्रॉब्लम रखा हूँ। ओके, तो हमने उसको डिस्कस किया था और ये लास्ट लेक्चर है एज पर थ्योरेटिकल अप्रोच एंड न्यूमेरिकल अप्रोच, जो दोनों चीज़ें हम एक बार देखेंगे और उसको डिस्कस करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप पहले का वीडियो नहीं देखे हो, अगर हमारे वीडियोस को फॉलो कर रहे हो आप कि हम विनय सर से पढ़ रहे हैं, तो अगर हमारे वीडियो को फॉलो कर रहे हो तो एक चीज़ याद रखना कि सारी चीज़ें सीक्वेंस में देखना। और इतना उम्मीद दिला सकते हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, चाहे वो आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करो, चाहे रेफरेंस बुक के करो, चाहे कॉम्पिटिटिव उठा के करो। बस डिफरेंस यहाँ पे ये आता है कि जो कॉम्पिटिटिव अप्रोच होता है उसके सिलेबस थोड़े अलग होते हैं। तो मे भी उस सिलेबस का कंटेंट इसमें ना हो, बट बहुत कम चांस है कि उस सिलेबस का कंटेंट नहीं होगा, क्योंकि जब हम एनसीईआरटी कवर करते हैं उसके साथ में इर्द गिर्द की सारी चीज़ें लेके इसमें चलते हैं। और एनसीईआरटी में जितनी सारी चीज़ें देखती हैं उसको डेप्थ में हम जाके समझाते हैं। ये हमारा मतलब है, नेचर ऐसा है इस टीचिंग से रिलेटेड जो भी। तो हम आज एक चीज़ बताएं कि जब हम पढ़ते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम कंफ्यूज होते हैं या तो हमारे पास डाउट आते हैं। तो डाउट आना जायज़ है। आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, थ्योरी पढ़ रहे हो, तो डाउट आ सकता है। कि डाउट मतलब क्या हुआ कि क्वेश्चन मार्क लग गया, और क्वेश्चन मार्क जो होता है इंटेलिजेंस का साइन होता है। अगर ये है तो क्यों है, कैसे है, डैट इज़ इंटेलिजेंस। ठीक है, हम क्वेश्चंस कर रहे हैं तो ये हमारा अच्छा है। तो डाउट जो है इसी के पैरेलल है कि हम क्वेश्चन कर रहे हैं, हमारे माइंड में क्वेश्चन राइज अप हो रहे हैं। बट कंफ्यूजिंग, जो कंफ्यूज वर्ड होता है, जो सस्पेंस होता है, वो तभी आता है जब हम कंसेप्ट को क्लियर करके मूव नहीं करते हैं तब। ये इस चैप्टर में एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, जो जितने भी बाहर के क्वेश्चंस हैं बस वो कंसेप्ट मूव करते हैं। और आपको बता दें कि इस चैप्टर में कंसेप्ट बहुत ईजी है, बस वो लैंग्वेज थोड़ा या न्यूटन लॉज ऑफ मोशन उसकी वजह से। तो मैं 5 मिनट लूँगा स्टार्टिंग में, हम कहाँ से इस चैप्टर को स्टार्ट किए थे और कहाँ जाके ये ख़त्म हुआ था और हमें क्या दिया था, देख लेंगे, कवर कर लेंगे। उसके बाद हम न्यूमेरिकल करेंगे, जैसा कि मैंने बोला था कि 2-3 वीडियो में इसका न्यूमेरिकल किया जाएगा। तो देखो, इस चैप्टर की शुरुआत सबसे पहले फोर्स से हुई थी कि फोर्स क्या होता है। तो पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जो कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, छोटे क्लास में भी होता था कि किसी चीज़ को पुश करना, किसी चीज़ को पुल करना, हम फोर्स कहते हैं। मैंने बोला कि एक्शन इज नोन एज फोर्स, हम किसी चीज़ पे एक्शन करते हैं वो फोर्स होता है। अब उसके बाद हमारे पास जो चीज़ आई थी वो आई थी बैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स सबसे पहली चीज़ आई थी। उसके बाद आई थी अनबैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स। उसके बाद हम लोग उन्हें बोला था बैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, इसी फोर्स में मैंने इसको लिया था, ठीक, फोर्स के अंदर। तो मैंने बैलेंस्ड फोर्स में ये कहा था कि बैलेंस्ड फोर्स का कोई नेट रिजल्टेंट नहीं आता है। ठीक है, बैलेंस्ड फोर्स का कोई नेट रिजल्टेंट नहीं आता है। जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है, इस पे मैंने फोर्स इधर ही एफ लगाया और इधर मैंने एफ लगाया इस ऑब्जेक्ट पे। तो जितना फोर्स मैं इधर लगाता हूँ उतना फोर्स मैं इधर लगाता हूँ, तो इसकी जो पोजीशन होगी वो चेंज नहीं होगी। ठीक, इसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी, यानी कि ये इक्विलिब्रियम में है। ऐसी चीज़ें मैंने बताई थी। मैं ज़्यादा डेप्थ में यहाँ नहीं जाना चाहता हूँ, मैं बस टॉपिक डिस्कस कर लेता हूँ। फिर अनबैलेंस्ड फोर्स हमने पढ़ा था। ठीक, अनबैलेंस्ड फोर्स पे मैंने कल जो न्यूमेरिकल किया था लास्ट वीडियो में, ट्रेन वाला, जो हमारा ट्रेन वाला क्वेश्चन था, उसमें ये था कि अगर ट्रेन की इंजन 40,000 न्यूटन की फोर्स लगाती है, ट्रेन की इंजन 40,000 न्यूटन की फोर्स लगाती है, और जो रेल ट्रैक है
रेल ट्रैक है वो 5000 न्यूटन का फोर्स लगाता है, ठीक है, जो कि एक फ्रिक्शनल फोर्स था और फ्रिक्शनल फोर्स ओपोजिट डायरेक्शन में लगता है। कंडीशन वही है, इसको ले लो। इसने बोला कि ये ट्रेन है, ये 40,000 न्यूटन का फोर्स है, ये 40,000 न्यूटन का फोर्स है, ठीक, और ये जो है 5000 न्यूटन का फोर्स है। तो अब बताओ कि क्या ये बैलेंस्ड फोर्स है? नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर ये बैलेंस्ड फोर्स रहता तो दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड का होता, लेकिन ये 40,000 है, ये 5000 है, यानी कि ये अनबैलेंस्ड फोर्स हो गया। और अगर ये अनबैलेंस्ड फोर्स हो गया तो जिसकी अमाउंट ज़्यादा होगी, जिसकी मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट में ज़्यादा होगी, एक इफेक्टिव रिजल्टेंट होगा, उधर ही मोशन होगा। तो इधर हम जब सब्ट्रैक्ट किए थे कि नेट फोर्स कितना होगा, तो F1 इसको मान लो, तो ये हमारा जो आया था 40,000 माइनस 5,000, जो कि हमारा आया था 35,000 न्यूटन। तो ये 35,000 न्यूटन इसमें ज़्यादा है। दूसरे लैंग्वेज में समझो तो मैं क्या करता हूँ कि इस 40,000 को मैं ब्रेक कर देता हूँ 35,000 प्लस 5,000, ठीक, और इधर 5,000। तो ये 5,000 तो कैंसिल आउट कर दिया। 5,000 जो फोर्स इधर लग रहा था, उसने बोला कि मुझे बैलेंसिंग चाहिए, आई वांट टू स्टे, वो बैलेंस होना चाहता है। तो उसने बोला कि तुम 5,000 ले लो, तुम 5,000 से अधिक तो ले ही नहीं सकते हो। तो इसने 5,000 ले लिया, तो कैंसिल आउट बचा इतना, जिसकी वजह से ट्रेन इधर चल रही थी। तो ये सारी चीज़ें कंसेप्ट पे ही काम कर रही हैं। फिर हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा था कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, वही चीज़ है। इसी को हम बोलेंगे कॉन्टैक्ट फोर्स। जो हमारी 5,000 न्यूटन आई थी फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स किसी सरफेस पे लगता है। ये ट्रेन का पहिया है, ये ट्रेन का पहिया है, और ट्रेन का पहिया जो है रेल ट्रैक से कांटेक्ट में है, रेल ट्रैक से कांटेक्ट में है, यानी कि यहाँ पे कांटेक्ट फोर्स होगा। और कांटेक्ट फोर्स ही उन्होंने फ्रिक्शन फोर्स के नाम से दिया था, जो कि 5,000 न्यूटन था। अगर ये कांटेक्ट नहीं होता, मान लो यहाँ होता, तो ये 5,000 की ज़रूरत ही नहीं थी। तो सीधी सी बात है कि न्यूमेरिकल के तभी आएंगे आपको जब आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। दो चीज़ याद रखना, आप क्लास 9th में हो या चाहे जो भी हो, एक चीज़ लर्न और दूसरी चीज़ अप्लाई। हम जो कंसेप्ट पढ़ रहे हैं उसको पहले सीखना ही पड़ेगा, हम जो कंसेप्ट पढ़ रहे हैं उसको सीखना ही पड़ेगा और उसको फिर अप्लाई करिए। हमने अनबैलेंस्ड फोर्स पढ़ा था, उन्होंने बताया था कि अनबैलेंस्ड फोर्स में एक रिजल्टेंट वैल्यू आती है, एक नेट इफेक्टिव वैल्यू आती है। तो यहाँ आई थी 35,000। तो ये क्या था? मैंने इसको अनबैलेंस्ड में पढ़ा था और उन्होंने ट्रेन पे अप्लाई करके आपको क्वेश्चन दिया था। तो ये याद रखना कि आप न्यूमेरिकल कर रहे हो, चाहे मैथ का करो, चाहे फिजिक्स करो, चाहे केमिस्ट्री करो, जो भी सब्जेक्ट हो आपका, तो पहले लर्न सीखो तो सही, तब अप्लाई करो। और सस्पेंस और कन्फ्यूज़न कभी नहीं आएगा अगर आप ऐसे चल रहे हो तो। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि न्यूटन की 3 लॉ पढ़े थे, कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के बाद न्यूटन की 3 लॉ पढ़े थे। पहली चीज़ क्या थी? लॉ ऑफ इनर्शिया। तो लॉ ऑफ इनर्शिया में हमने पहले इनर्शिया डिस्कस किया था, फिर लॉ ऑफ इनर्शिया पढ़ा था, फिर न्यूटन का सेकेंड लॉ पढ़ा था, जो कि फादर इक्वल टू एफ इक्वल टू कटप्पा मामा वाला जो आया था वो, और फिर उसके बाद फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। देखो हमारी हम जो फिजिक्स पढ़ रहे हैं, एक बार किसी बच्चे ने पूछा था कि सर अगर हम दीवार पे फोर्स लगा रहे हैं तो दीवार हम पे फोर्स कैसे लगा सकता है, दीवार तो रेस्ट पे है। उसने ऐसा क्वेश्चन किया था। तो बात ये है कि हम जो फिजिक्स स्टडी कर रहे हैं, हमने न्यूटन लॉ को नहीं लिखा है, हमने न्यूटन लॉ नहीं लिखा है। हम जो फिजिक्स पढ़ रहे हैं वो पहले से लिखी हुई है, हम बस इसको पढ़ रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, ठीक। तो बोला गया कि F1 इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ F2, ये क्या था? हमारा न्यूटन का थर्ड लॉ था। हम किसी चीज़ पे फोर्स लगाते हैं, वो हम पे फोर्स लगाएगा। एक चीज़ आपको मैंने बताई थी, उसमें याद होगा कि अगर टेबल पे कोई ऑब्जेक्ट रखे हैं, टेबल पे कोई ऑब्जेक्ट रखे हैं, मान लो इसका मास m है, तो ये अपना फोर्स लगाएगा mg डाउनवर्ड, और इस mg को बैलेंस करने के लिए, इस mg को बैलेंस करने के लिए ऊपर फोर्स लगेगा नॉर्मल। याद आ रहा होगा आपको, फर्स्ट वीडियो में ही मैंने ये चीज़ बताई थी। तो ये क्या है? प्रॉपर हमारी जो होती है बैलेंसिंग चलनी चाहिए।
मैंने दीवार पे फोर्स लगाया, दीवार चाहेगा कि मुझ पे फोर्स ना लगे तो वो नॉर्मल की तरह इसको लगाएगा, सीधी सी बात है। और वो ये कांटेक्ट फोर्स भी है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट इसके कांटेक्ट में है। तो कह सकते हैं, अब सारी चीज़ें मैं डिस्कस करना नहीं चाहता हूँ। फिर हमने मोमेंटम पढ़ा था, P इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, फिर मोमेंटम कंजर्वेशन पढ़ा था। तो अब आते हैं थोड़ा सा क्वेश्चंस करते हैं। चीज़ें से परेशान नहीं होना है कि क्या हो रहा है कैसे हो रहा है, आप बस ऑनेस्टी से पढ़ते रहिए। आप जितना करोगे उतना आपके लिए अच्छा है, अगर नहीं करोगे तो उसमें कोई भी टीचर क्या कर सकता है। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप सब्जेक्ट को टाइम दो, पढ़ो। आप बच्चे नहीं हो, और अभी जो सिस्टम चल रहा है, आप सोशल साइट्स पे देख रहे होगे कि एजुकेशन के बारे में क्या क्या चल रहा है, क्या बोला जा रहा है। तो आपको उन चीज़ों से बचना है, तो आपको पहले अच्छी जगह पहुंचना पड़ेगा। अब आते हैं, हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, हम उस पे मोमेंटम ऑफ कंजर्वेशन पे, ठीक है, जो कि हम देखते हैं। हम सीधे सीधे मैं एनसीईआरटी करा दूं क्या? पहले एक एनसीईआरटी का अच्छा सा क्वेश्चन है, गिव मी सम टाइम, आई विल डिस्कस इट। क्वेश्चन कहाँ गया वो है? क्वेश्चन कहाँ गया? बहुत प्यारा क्वेश्चन दिखा था, दिख नहीं रहा, कहाँ गया? हाँ आ गया, देखो। ये एनसीईआरटी आई थिंक एक्सरसाइज ही है, नो सॉरी, हाँ एनसीईआरटी एक्सरसाइज ही है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज, ठीक है। एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 है। अब आप ये क्वेश्चन अगर देख करना चाहते हो तो सबसे पहले आपके पास बुक होनी चाहिए, और बुक में देखना। मैं क्वेश्चंस बस गिवन डेटा ले लेता हूँ कि हमारे पास क्या है और हम अप्लाई कैसे करेंगे, ठीक है। कह रहा है कि टू ऑब्जेक्ट ईच ऑफ मास 1.5 kg। हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, ईच ऑफ मास 1.5 kg, 1.5 kg, ओके। फिर उन्होंने बोला आर मूविंग इन द सेम स्ट्रेट लाइन बट इन अपोजिट डायरेक्शन। ये देख रहा है कि आपको लाइन ऑफ एक्शन सेम है, ये एक ही प्लेन पे है, तो ये दोनों एक ही सेम लाइन पे, मैं इधर से आ रहा हूँ, ये इधर से आ रहा है, सेम लाइन पे चल रहे हैं। ये इधर जा रहा है u1 और ये इधर आ रहा है u2। कह रहा है कि टू ऑब्जेक्ट्स ईच ऑफ मास 1.5 kg आर मूविंग इन द सेम स्ट्रेट लाइन बट इन अपोजिट डायरेक्शन। ये इत्थे जावे है, ये इत्थे आवे है, ठीक है, मतलब इत्थो गई हो इत्थो आए हो, ठीक हो। देन क्या बोला उन्होंने, द वेलोसिटी ऑफ ईच ऑब्जेक्ट इज 2.5 मीटर पर सेकेंड। इट मीन्स कि u1 इक्वल टू u2 इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी जो दोनों ऑब्जेक्ट का है वो सेम है। बात पते की बात है, आप इस क्वेश्चन को लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, ईमानदारी से बता रहा हूँ, ठीक है। देन आते हैं हमारा आगे क्या है सर। तो सर उन्होंने फिर बोला है कि बिफोर द कोलिजन ड्यूरिंग विच दे स्टिक टुगेदर। कोलिजन के बाद क्या होता है कि वो दोनों टकरा जाते हैं, स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। कोलिजन के बाद ये इतना था ड्यूरिंग कोलिजन, और जब ये टकराते हैं तो ये दोनों आपस में चिपक जाते हैं। मैं छोटू सा बना देता हूँ बस, ठीक है। तो चिपकने के बाद पहली कहानी क्या हुई, दो दिल मिल रहे हैं चोरी चोरी चुपके चुपके, ठीक। ये इधर आया, ये इधर आया, तो जब ये दोनों आपस में पहले मिले तो इनका मास जो है 1.5 इंटू 2 इक्वल टू 3 kg। चिपकते ये सिस्टम बन गया, ये अब दो बॉडी एक की तरह बन गई, दो जिस्म जहाँ एक है, ठीक। अब देखो उसके बाद बोला कि व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ कंबाइंड ऑब्जेक्ट आफ्टर कोलिजन। तो कहानी कुछ नहीं है, देखो इस क्वेश्चन को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें क्वेश्चन समझना था, यही एनसीईआरटी है। आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को लाइटली नहीं ले सकते हो, आप चाहे कोई भी क्लास में हो। एनसीईआरटी जो है रिसर्च बुक है,
आप देखना फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ये एनसीईआरटी जो बुक है ऐसे ही नहीं लिखी गई है, सारे क्वेश्चन कुछ छोड़ के जाते हैं। इस क्वेश्चन में आपको गौर से देखोगे तो 2-3 कंसेप्ट दिखेंगे इस क्वेश्चन में। पहली चीज, आते हैं क्वेश्चन पे, सॉल्यूशन देखा जाएगा। बहुत लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है इस क्वेश्चन को, नो नीड टू राइट। ओके, ले देखते हैं। 2 ऑब्जेक्ट है 1.5 kg का, एक इधर जा रहा है, दूसरा वाला इधर आ रहा है। तो जब वो दोनों आ रहे थे तो वो आपस में टकरा गए, तो टकराते ही वो चिपक जा रहा है। चिपकने का मतलब क्या हुआ कि वो दोनों एक हो गए, 2 जिस्म जहाँ एक है, अब यहाँ पे ये एक हो गए, यानी कि इनका मास हम दोनों का एक साथ लेंगे जो कि 3 kg हुआ। ठीक, अब उन्होंने बोला कि जब वो चिपक जाते हैं आफ्टर कोलिजन तो उनकी वेलोसिटी क्या होगी, चिपकने के बाद वेलोसिटी क्या होगी। तो हमें कुछ नहीं पता है। आप खुद सोचो कि क्या मैंने इस मोशन के लिए, इस सिस्टम के लिए, इस गिवन सिचुएशन के लिए कोई भी बाहर से एक्सटर्नल चीज़ सप्लाई की है, फोर्स दिया है, नहीं दिया है। जब मैंने कोई एक्सटर्नल फोर्स सप्लाई नहीं किया है, यानी कि हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैंने एक्सटर्नल फोर्स नहीं दिया है, ये खुद चल रहा था, ये खुद आ रहा था, दोनों खुद चिपक जाते हैं। ठीक, तो क्या मैंने बाहर से कुछ किया, नहीं किया। तो ये यहाँ पे हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तभी लगेगा जब हम कोई एक्सटर्नल फोर्स सप्लाई नहीं करेंगे। आपको पहली चीज़ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का कंसेप्ट उन्होंने यूज करा दिया। अब आते हैं दूसरी चीज़ हमारी कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मतलब क्या हुआ कि मोमेंटम बिफोर कोलिजन, मोमेंटम यानी कि इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, यही होता है। इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। अब फाइनल मोमेंटम कब निकलेगा? टकराने के बाद। तो फाइनल मोमेंटम यहाँ निकालो थोड़ा, पी फाइनल इक्वल टू क्या होगा? 3 × v, डेट्स इट, हो गया। बट टकराने से पहले इसका मोमेंटम क्या होगा? इसका मोमेंटम निकालोगे तो इसको देखो, 1.5 × u1 प्लस 1.5 × u2 इक्वल टू 3v। मैंने अप्लाई कर दिया कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब आप बताइए, इसको देखिए, 1.5 × u1 की वैल्यू उन्होंने क्या दी थी? 2.5। ठीक है, उन्होंने u1 की वैल्यू 2.5 दी थी, प्लस 1.5 × माइनस टाइम्स ऑफ 2.5 इक्वल टू 3v। बात समझ में आ रही है? इसकी वेलोसिटी इधर है, u1 की वेलोसिटी इधर है और u2 की वेलोसिटी इधर है। माइनस रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन को। ये माइनस वेलोसिटी का रिप्रेजेंट किया कि आप इधर आ रहे हो, यानी कि मैंने माइनस लगा दिया। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे सेम आएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे सेम आएगा, बट ऑपोजिट साइन। ये दोनों कैंसिल आउट, v 3v इक्वल टू 0, तो v इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड आंसर आ गया। इस क्वेश्चन को लिखने की ज़रूरत क्यों नहीं थी? आप अगर जब 4-5 क्वेश्चन कर लोगे तो आपको पता चलेगा कोई फोर्स नहीं लग रहा है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करेंगे। वो ये कहता है कि इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, यानी कि टकराने से पहले मोमेंटम क्या है? तो दिस प्लस दिस। टकराने के बाद क्या मोमेंटम है? दिस। तो टकराने से पहले मोमेंटम में मास तो कांस्टेंट है, लेकिन वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन से, यानी कि ये तो पहले इधर ही कैंसिल आउट हो गया। इधर ही मोमेंटम, जब मैंने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाया तो ये इधर ही ख़त्म हो गया। देख लो, ख़त्म भी हो गया। तो ये क्वेश्चन था। उन्होंने क्या क्या यूज कराया आपसे? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कब लगता है, क्यों? क्योंकि उन्होंने एक्सटर्नल फोर्स नहीं दिया था तो मैंने लगा दिया। दूसरी चीज़, उन्होंने यहाँ से माइनस साइन जो आया उसको रिप्रेजेंट किया। ओके, यानी कि जब कोई ऑब्जेक्ट, एक या दो ऑब्जेक्ट एक डायरेक्शन में मूव करेगा, दोनों एक साथ चलेंगे तो हम साइन सेम लेंगे, अगर वो ऑपोजिट आएंगे तो हम साइन ऑपोजिट लेंगे। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
ओके, एक एक क्वेश्चन एक दो और करते हैं। तो बस आप इतना ही याद रखना कि अगर आपको करना है क्वेश्चंस तो आप जो है कंसेप्ट पहले क्लियर रखोगे। अब एक क्वेश्चन हमें बहुत प्यारा सा दिखा था, उसमें रिकॉल वेलोसिटी ऑफ गन वाली भी है, वो पूछी जाती है। गिव मी सम टाइम। अच्छा, मैं ब्लॉक वाला ही करा देता हूँ, ठीक है। देखो आप सेम क्वेश्चन है। अब मैं इस क्वेश्चन के डेटा को, ये हमारे एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं है, इस क्वेश्चन के डेटा को मैं समझा देता हूँ, आप उसके बाद देखिएगा, ठीक है। कह रहा है, सॉरी ये हमारा, उन्होंने बोला है कि ए बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम मूविंग विथ ए वेलोसिटी ऑफ 400 मीटर पर सेकेंड गेट्स embedded in a freely suspended wooden block of mass 900 gram. What is the velocity acquired by the block? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, संवाद समझने की है और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करने की। देखो क्या है कि एक बुलेट है, ये कहानी है बुलेट की। जो गोली होती है ना, उस गोली की कहानी है। क्या है उस गोली की कहानी है? छोटी तो होती है बट क्या कर देती है आपको पता ही होगा। तो आइए देखते हैं। तो इसका मास जो दिया है वो हमको दिया है 10 ग्राम, ठीक है। जो मास दिया है वो 10 ग्राम दिया है और जो वेलोसिटी दिया है u इक्वल टू 400 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसको पकड़ो। अब पहली चीज़ ये कि जो हमारा मोमेंटम होता है p इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, इसकी यूनिट होती है kg मीटर पर सेकेंड। तो उन्होंने मास जो दिया था 10 ग्राम दिया था। सबसे पहला काम है इसको kg में कन्वर्ट करना। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बहुत आसान है। हमें यूनिट याद रहेगा तो हम कर सकते हैं, अगर नहीं रहेगा तो नहीं कर सकते हैं। अब आते हैं बुलेट। जब हम इसको फायर करते हैं, 10 ग्राम की बुलेट इस स्पीड से जाती है और एक वुडन ब्लॉक में टकराती है जो कि फ्रीली सस्पेंडेड है, यानी कि इसको हम लटकाए हैं। ये हो गया, देखो ये हमारा, मान लो ये वुडन ब्लॉक है, मैंने यहाँ से फायर किया। 10 ग्राम की बुलेट इससे निकलती है 400 मीटर पर सेकेंड स्पीड से और जाके इस पर उड़ा देती है इसको। तो जब वो इस पे एंट्री करेगी तो अगर हम इसको फ्रीली सस्पेंड किए हैं, इसको लटकाए हैं थ्रेड से या जो भी हो रस्सी से, तो कितने वेलोसिटी से इसको जो है मूव कराएगा। आपने देखा होगा कि जब किसी चीज़ पे फायर करते हैं, फिल्मों में देखा होगा, ऐसा फिल्मों में ही होता है कि हम किसी चीज़ को फायर करके अगर फायर करते हो तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है, ठीक। यानी कि वो वुडन ब्लॉक किस वेलोसिटी से जाएगा। अब दूसरी चीज़ देखो, कहानी कुछ इस प्रकार है। तो जब ये बुलेट यहाँ से निकली, यहाँ से बंदूक नहीं बनाऊंगा, मुझे नहीं आता है, ये बुलेट है, बुलेट बना दूंगा। ये बुलेट यहाँ 400 मीटर पर सेकेंड से आती है, इसमें एंटर करती है, ठीक। यहाँ पे एंटर करी, ये क्या है, बुलेट है। तो जब उसने इसमें एंट्री जो मारी तो इसका सिस्टम बन गया। ये क्या हुआ, सिस्टम बन गया। तो इस सिस्टम का मास टोटल कितना हो गया, 900 ग्राम का तो ये था और 10 ग्राम की ये थी, यानी कि टोटल 910 ग्राम। कन्वर्ट करो इसका टोटल मास इक्वल टू 910 ग्राम, यानी कि 910 बटा 1000 kg, ठीक। और उन्होंने बोला कि ये किस वेलोसिटी से जाएगी, तो मुझे नहीं पता, मैंने बोल दिया कि v वेलोसिटी से मूव करेगी, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, हो गया, कहानी ख़त्म। अच्छा आप बताइए, मैंने बंदूक से जब फायर किया, ये सनी पाजी हैं, बहुत ही गोलियां चलाते हैं, उन्होंने बंदूक से गोली निकाली, गोली जाके दुश्मन के घर में घुस गई। ये दुश्मन है। तो आपने इसको दिया वुडन ब्लॉक को छोड़िए, जब हम जो हमारे पावरफुल गन होते हैं जैसे AK-47 वगैरह जो भी हो, तो जब हम उससे फायर करते हैं तो आपने देखा होगा कि जिस टारगेट पे फायर करते हैं वो उसको उड़ा ले जाता है। वांटेड में देखा होगा, वांटेड में मारते हैं सलमान पाजी तो गोली के साथ चला जाता है, वही वेलोसिटी निकालना है, वही बिल्कुल वही है, वही एकदम सही पकड़े हैं, ठीक है। प्लीज़ समझ जाओ बात को यार। तो इसका मोमेंटम ऑफ बुलेट इक्वल टू मोमेंटम
ऑफ सिस्टम। सीधी सी बात है, क्या किया? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्यों? क्योंकि हमने बंदूक चलाने के अलावा कुछ नहीं किया, हमें कुछ नहीं आता है, हम मार गिराएंगे आपको। तो यानी कि मोमेंटम ऑफ बुलेट इक्वल टू मोमेंटम ऑफ सिस्टम। मोमेंटम ऑफ बुलेट की बात करो तो 10/1000 इंटू 400, सीधी सीधी यूनिट आएगी केजी मीटर पर सेकेंड। सब कुछ सजा के लिख दो, इक्वल टू 910/1000 गुणे वेलोसिटी। ये क्या है हमारा? ये हमारा है मोमेंटम ऑफ बुलेट इक्वल टू मोमेंटम ऑफ सिस्टम। मोमेंटम ऑफ सिस्टम में यानी कि हम टोटल मास लेंगे। क्या लेंगे? टोटल मास लेंगे। टोटल मास कितना है? 910 ग्राम, जिसको मैंने केजी में कन्वर्ट किया। क्यों? क्योंकि हमारी जो यूनिट होती है वो केजी मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, अब देखो अब क्या होगा। राधे बोलो ये गवा, इस लड्डू से ये गवा गवा गवा। ठीक, यानी कि v इक्वल टू 400 डिवाइडेड बाई 91 मीटर पर सेकेंड। काट लो या रहने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इसको। वेलोसिटी आ गई। यानी कि अगर 400 मीटर पर सेकेंड से चलने वाली बुलेट इसमें एंटर करती है तो उसके पास इतना मोमेंटम है कि वो इस ब्लॉक को, इस वुडन ब्लॉक को इतने मीटर पर सेकेंड से घुमा देगी। ये है सनी पाजी का बुलेट। ओके, क्वेश्चन बहुत अच्छा था, इंटरेस्टिंग था। अब करना कुछ नहीं है, केजी वेजी में कन्वर्ट कर लेना, हो गया सब, मैंने करा ही दिया है। 4.4 आएगा आंसर जो भी है, चौके 36, हाँ 4.4 आएगा। अब देखो एक क्वेश्चन और कराता हूँ, ठीक है। एक और है, ये ऐसा मैंने करा दिया है, मुझे लगता नहीं है कराना चाहिए, नहीं कराऊंगा, दूसरा कराऊंगा। अगर बात समझ में आ रही है तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिए, बताइए कि आपको बात समझ में आई या नहीं आई। मित्रों, मेरे मित्रों, एक क्वेश्चन करेंगे हम। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है मित्रों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बात जब लड़की की है तो क्वेश्चन अच्छा ही होगा। देखो, वैसे तो लड़कियों का वेट नहीं पूछा जाता है, वेट और एज, बस इसमें दे दिया है। एक गर्ल ऑफ मास, बात हो रही है कुड़ी की, एक पंजाब की कुड़ी है, उसका नाम गीता है। क्या है? गीता। ये पंजाब की कुड़ी है, उसका नाम गीता है, ठीक है। नहीं, गीता मत लो, गीता मत लो, ले लो, छोड़ो यार, हमें क्या फ़र्क पड़ता है, हमें तो क्वेश्चन करना है, ठीक है। उनका मास जो है 50 kg है, खाते पीते घर की होगी, लस्सी पीती होगी, एक एक बड़ा वाला ग्लास, 1-1 लीटर, छोड़ो अपने को क्या है। एक गर्ल ऑफ मास ऑफ ए बोट ऑफ मास 300 kg। और एक कहानी है बोट की, ठीक है। देखो कहानी कुछ इस प्रकार है। गीता जो है पंजाब की है, उसको बहुत इंटरेस्ट है फिज़िक्स में, बहुत इंटरेस्ट है। बेसिकली लड़कियों को होता कम है लेकिन उसको है। तो वो जाती है बोट पे, और बोट कहाँ चलती है? पानी में। तो बोट जब पानी में चलती है तो मैं बोट बना देता हूँ, ये हमारी बोट है, ठीक है, ये हमारी बोट है। लहर को छिपा न कभी पाएगा समंदर, ठीक है। ये देखो, तो ये बोट है। अब भाई मुझे लड़की बनाने नहीं आता है, सॉरी फॉर डैट। मान लो ये गीता है, ठीक है, ये गीता है। ये कौन है? पंजाब की कुड़ी गीता, ठीक है। तो ये जो गीता है 300 kg की बोट है। 300 kg की बोट पे से बहुत बेबनी है, पंजाब की है तो कुछ भी ऐसा थोड़ी होता है। 300 kg की बोट पे से जंप करती है। बेसिकली आप लोगों ने देखा भी होगा कि जब हम किसी से जंप करते हैं तो बोट थोड़ी पीछे जाती है, जब हम जंप करेंगे आगे की तरफ तो बोट थोड़ी पीछे जाएगी, ठीक। वही लॉजिक है कि उन्होंने फिर बोला
कि विथ वाट वेलोसिटी डज द बोट बिगिन टू मूव बैकवर्ड, किस वेलोसिटी से जो वो है क्या है जो नाव है, जो हमारी नैया है, वो किस वेलोसिटी, जब गीता इधर जंप करेगी, गीता इधर जंप करेगी तो बोट इधर जाएगी, तो बोट किस वेलोसिटी से जाएगी, यही पूछा है उन्होंने। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इसने फोर्स इधर लगाया तो बोट भी लगाएगा फोर्स, न्यूटन थर्ड लॉ, ठीक। तो उन्होंने बस यही पूछा है, तो करना कुछ नहीं है। अब देखो, अब सिस्टम की बात आते हैं। पंजाब की लड़की गीता, उसका मास 50 kg, वेलोसिटी दिया था क्या, हॉरिजेंटल हाँ वेलोसिटी भी दिया है कि यू इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड। जो गीता है, गीता बोट पे से 3 मीटर पर सेकेंड से जंप करती है आगे, तो पूछा है उन्होंने कि बोट जो है कितनी वेलोसिटी से जाएगी। कहानी कुछ इस प्रकार है मित्रों, मेरे मित्रों, देखो करना कुछ नहीं है, ना गीता ने कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया, ना बोट ने कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया, ना किसी ने भी इस सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया, यानी कि हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई कर सकते हैं। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का कहने का तात्पर्य यह है कि मोमेंटम ऑफ गर्ल इक्वल टू मोमेंटम बोट, सीधी सी बात है, ठीक। अब देखो, अब गर्ल का मोमेंटम निकालो, 50 × 3 यूनिट kg मीटर पर सेकेंड इक्वल टू मास मोमेंटम ऑफ बोट। मोमेंटम का मतलब क्या होता है, p होता है, pb, ठीक। तो अब देखो, बोट का मास 300 kg इनटू वेलोसिटी नहीं पता, करेंगे क्या, क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। 1.5 150/300 आ गया, 1/2 हो गया, 1/2 मीटर पर सेकेंड। अब क्वेश्चन और कराऊँ इस पे, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने इस चैप्टर के करा दिए यार, बहुत करा दिए, ठीक है। अब एक चीज़ हमारे पास माइंड में कन्फ्यूजन ये आ सकती है कि जब हम सिस्टम की बात करेंगे सर, तो सिस्टम पे गीता का मास क्यों नहीं लेंगे। तो आप बताइए कि जब गीता ने बोर्ड पे से जंप कर दिया है तो उसका मास उस पर कैसे इंक्लूड हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है, यानी कि इसका मास अलग है, इसका मास अलग है, मैंने मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई कर दिया। अब क्या एक और करा दूं क्या, वीडियो लेंदी हो जाएगा यार, आप लोग देखोगे नहीं, फिर डर लगता है, देखोगे कि नहीं देखोगे, कितना कराएं लल्ला, एक करा देखिए, कितने क्वेश्चन कराएं यार, बहुत कराने पड़े हैं। अच्छा एक चीज़ देख लो, एक देख लो छोटू सा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, वन क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और मेरे मित्रों, एक क्वेश्चन और, क्योंकि इसमें एक चीज़ बताता हूँ आपको। वही कहानी है बंदूक गोली की, जब भी बंदूक और गोली की बात होगी तो सनी पाजी याद आएंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत गोलियां चलाई हैं, बहुत दुश्मनों को मारा है। बुलेट मास 10 ग्राम, 10 ग्राम की ही बुलेट क्यों होती है, उससे भी अधिक होती है दोस्तों, बहुत बड़ी बड़ी गोलियां होती हैं। 10 ग्राम, 10 ग्राम बुलेट इज शॉट फ्रॉम ए 5 kg गन विथ ए वेलोसिटी ऑफ 400 मीटर पर सेकेंड। यू दिया है इसका 400 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ रिकॉयल ऑफ गन, ठीक है। और जब गन की बात होगी, यानी कि उसका M2 जो दिया है वो हमारा 5 kg दिया है, ठीक। M2 जो दिया है वो 5 kg दिया है, ठीक है। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ रिकॉल ऑफ गन, ठीक है, कुछ नहीं करना है, यानी कि हमको V निकालना है, ठीक है, कुछ नहीं करना है। 5 kg की बंदूक है, सनी पाजी तो ऐसे ही उठा देंगे, ये 2.5 किलो का, जब कैसे वह पड़ता है तो सामने वाला उठता नहीं, उठ जाता है,
मेरे ढाई किलो के नहीं है यार, हल्के में वो, ठीक है। 10 ग्राम की बुलेट, कुछ नहीं पता, इसका मोमेंटम निकालो। पी बुलेट कितना आएगा, मास 10/1000, क्योंकि हमें केजी में करना ही पड़ेगा क्योंकि यूनिट होती है सर, ठीक है। इंटू 400, 100 में 1000 थोड़े आता है, केजी मीटर पर सेकेंड इजिकल टू पी गन। पीगन मतलब क्या होता है, पक्षी वाला पीगन नहीं है, ये मोमेंटम ऑफ गन है बोला तो, ठीक। तो ये हमारा है, तो ऐसा कर दो यार, इसको इस पे लिख दो, पी बुलेट इक्वल टू पी गन। दूसरी लैंग्वेज में पी बुलेट प्लस पी बुलेट माइनस पी गन इक्वल टू 0, वही हुआ। या इसको ऐसे लिख दो कि पी बुलेट प्लस पी गन इक्वल टू 0, यानी कि मोमेंटम कंजर्वेशन कैसे भी अप्लाई करो आएगा यही। तो यानी कि बुलेट का कितना है, 5 इंटू वी, सीधी सी बात है यार, वी निकाल लो, केजी लिख दो, नहीं तो कहोगे सर यूनिट नहीं लिखे हैं। 5 kg इंटू वी। अब सॉल्व कर लो, हम क्या कर रहे हैं इसमें, 2 लड्डू से 2 लड्डू गया, 10 से 10 गया, ठीक। कितना आएगा, 3 लड्डू टोटल गए, यानी कि जो वी आएगा वो 4/5 आएगा। 10 ग्राम की बुलेट थी, केजी में कन्वर्ट किया, यानी कि 10/1000 इंटू वेलोसिटी 400। टोटल लड्डू इधर 3, ऊपर टोटल लड्डू 3 चले गए, इधर 5 है, केजी में पहले से इसको कोई ज़रूरत नहीं है, तो यानी कि 4/5 आ गए, यानी कि करोगे तो 0.8 मीटर पर सेकेंड आएगा, ठीक। अब देखो, लेकिन बात यहाँ पे ये है कि जो ये आएगा ये निगेटिव आएगा, क्यों, क्योंकि देखो ये गन है और बुलेट भी इसी में है, ठीक। यानी कि इसका मोमेंटम, मतलब कि मोमेंटम ऑफ गन प्लस मोमेंटम ऑफ बुलेट इक्वल टू 0, मोमेंटम ऑफ गन प्लस मोमेंटम ऑफ बुलेट इक्वल टू 0, यानी कि पी बुलेट इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ पी जी। तो अगर सॉल्व करेंगे तो माइनस ही आएगा, ठीक। बात समझने की लॉजिकल है, इसमें कोई इलॉजिकल थिंग नहीं है। जब हम बुलेट में 5 kg का गन है, उसमें 10 ग्राम की बुलेट रखे हैं, ठीक, तो फायर कर रहे हैं, तो उस टाइम जो है बुलेट और गन तो एक साथ थे ना, तो यानी कि उन दोनों का मोमेंटम इक्वल टू 0 यही होगा, क्योंकि उन्होंने और कोई सिचुएशन नहीं दी है, और कोई ब्लॉक वगैरह कुछ नहीं दिया है कि जाकर उसमें घुस गया, ये किया वो किया, बस इतनी सी कहानी दी है। यानी कि मोमेंटम ऑफ गन इक्वल टू मोमेंटम ऑफ माइनस टाइम्स ऑफ मोमेंटम ऑफ गन इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ मोमेंटम ऑफ बुलेट, सीधी सी बात है, निगेटिव। अब देखो रिकॉइल वेलोसिटी क्या होता है कि जब हम बंदूक से फायर करते हैं तो गोली आगे जाती है, तो किस वेलोसिटी से बंदूक पीछे आएगी, ठीक है। गोली अगर आज आगे जाती है तो किस वेलोसिटी से बंदूक पीछे आएगी, उसी को रिकॉइल वेलोसिटी बोलते हैं, रिकॉइल, ठीक है। रिकॉल मतलब ऐसे भी याद करना होता है, तो वो दूसरी चीज़ है, वहाँ पे रिकॉइल है, ठीक। रिकॉइल वेलोसिटी मतलब पीछे आने वाली वेलोसिटी, गन की वेलोसिटी, वो किस वेलोसिटी से पीछे आएगी, ये एक वर्ड था इसलिए मैंने इसको करा दिया। अब उम्मीद है कि सारी चीज़ें आ गई होंगी। अब हम नेक्स्ट टाइम से जब भी हमारा फिजिक्स अपलोड होगा हम ग्रेविटेशन स्टार्ट करेंगे। उम्मीद है सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको समझ में आ गई हैं तो प्लीज़ 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 कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिए। अगर इसमें लगता है कि कहीं किसी चीज़ की इम्प्रूवमेंट चाहिए तो आप कर सकते हो, बट मन ने जितना चाहे मन ने अपना बेस्ट दे। अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप चीज़ों को समझो। अगर नहीं समझते हो तो ट्राई करो समझने की। गुड लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।